स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और यह है आपका शो जहां आप हमसे सवाल पूछते हैं और हम अपने दिग्गज एक्सपर्ट से उन सवालों के जवाब लेते हैं। लेकिन सवाल पूछना कैसे है ये जान लेते हैं। सवाल पूछने का तरीका काफ़ी आसान है। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर फ़ोन करके, उस पर एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें सवाल भेज सकते हैं। अगर आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। हम वहां से भी आपके सवाल पिक करके अपने एक्सपर्ट से उनका जवाब लेते हैं। ये है तमाम अहम ज़रिया जिसके ज़रिए आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और इन सब के बीच में आज हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और अपना समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास आऊँगा लेकिन बाज़ार का एक चेक ज़रा ले लेते हैं। तो बाज़ार ने एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी जो तेज़ी थी उसको कम से कम निफ्टी ने गंवा दी है। अभी भी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नज़र आती हुई, क्योंकि एक वक्त पे हम देख रहे थे कि यहाँ पर भी एक हल्का जो कहीं कहीं हल्कापन नज़र आ रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से 400 अंकों की तेज़ी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी ने अपनी सारी तेज़ी गंवा दी है। इस लिहाज से राजेश जी बताइए, क्या नज़रिया बन रहा है? बैंक निफ्टी पर सबसे पहले राय दीजिए, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस वहाँ ज़्यादा बेहतर है। जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए, मार्केट जो है कंसोलिडेशन मोड में है। ऑल टाइम हाइस के आसपास जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा है एंड वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे बैंकिंग स्पेस में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। आज लास्ट वीक जो पॉज दिखा था प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, वहाँ से वापस एक अपसाइड में एक रिजम्पशन है। कहीं ना कहीं 59,000 के आसपास जो है बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट बन रहा है एंड एज लॉन्ग ये होल्ड करता है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है पॉजिटिव ही रहेगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियर टर्म में बैंक निफ्टी जो है 60,000 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर आप निफ्टी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। एंड अगर आप मार्केट ब्रेथ को देखें तो कई कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स जैसे कि आईटी, हैवीवेट, बैंकिंग स्पेस, यही काउंटर्स जो है मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। तो निफ्टी में थोड़ा सा सिलेक्टिव रखना पड़ेगा, बाय एंड डिप की रणनीति रखनी चाहिए। 25,950 26,000 के आसपास का सपोर्ट है। और ऊपर में अगर आप देखें तो 26,250 26,300 जो है रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी में थोड़ा सा सिलेक्टिव रखना पड़ेगा और बैंक निफ्टी में बायस पॉजिटिव रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इंडेक्स पर ये व्यू है राजेश जी की ओर से। लेकिन अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिनेश राजपूत फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून। बताइए दिनेश, कौन सा सवाल है आज आपका? मेरा सवाल यही है मैम, वारी एनर्जी के मेरे पास 3450 के 20 शेयर है, तो वो कब तक होल्ड करूं? वारे एनर्जीज काफी ज्यादा नुकसान में है। आप कितने टाइम तक और होल्ड कर सकते हैं आप, और आपने ये शेयर कब खरीदा था ये भी बताइए जरा। मेरा नजरिया 1 साल का है और मैंने ये शेयर थे ना 4 महीने पहले खरीदा था। बिल्कुल, आज भी शेयर में 2.5% की गिरावट देखी जा रही है और अगर 1 महीने की बात करूं तो यहाँ पर 12% से ज़्यादा के डाउन ट्रेंड देख लिए हैं शेयर ने। 3100 पे कारोबार करता हुआ और इनकी बाइंग प्राइस राजेश जी 3,445 रुपये है और 25 शेयर्स हैं इनके पास। क्या रणनीति होगी आपकी इनके लिए? देखिए, जैसे मैंने हाईलाइट किया, मार्केट जो है ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट सिलेक्टिव काउंटर्स में ही बाइंग दिख रही है और मिड कैप्स में जो है काफी अच्छा सेलिंग देखने को मिल रहा है। वारी एनर्जीज को भी अगर आप देखें तो 3700 के आसपास लास्ट मंथ ट्रेड कर रहा था एंड वहां से एक शार्प करेक्शन देखने को मिला है। अभी भी अगर आप मोमेंटम देखें तो नेगेटिव साइड में है और एक्सपेक्टेड है कि ये जो मोमेंटम है आगे जाके फर्दर डाउन साइड देखने को मिल सकता है। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है अराउंड 2900 के आसपास, जहाँ पे पास्ट में काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली स्टार्ट हुई थी एंड यहाँ पे 200 डीएमए का भी सपोर्ट है। तो एक लॉन्ग टर्म
ट्रेडर है, 1 साल के ऊपर का नज़रिया है, तो अभी फिलहाल के शॉर्ट टर्म नज़रिया नेगेटिव है। बट अगर 2900 के आसपास आता है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पे ऐड करने की सलाह होगी। एंड वापस स्टॉक जब 3500 3600 आता है तो वहाँ पे एक बार एग्जिट करने की सलाह होगी। अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, 2900 के आसपास स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो 2900 यानी 2900 का जो स्तर है वो अहम सपोर्ट के तरह काम करेगा वारी एनर्जीज में। रणनीति आपको राजेश जी ने बेहतर बताई। चलिए बढ़ते हैं मार्केट ट्रेंड्स की ओर। ऑटो कंपनी आयशर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। पिछले 6 दिनों में कंपनी का शेयर करीब 9% चढ़ चुका है। आखिर आयशर के शेयर में इस तेजी की वजह क्या है, बताने के लिए हमारे साथ अभिषेक सत्यव्रतम मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक का बताएं, आयशर में ये रफ्तार आखिर ट्रिगर्स क्या है? शानदार रफ्तार, लगातार छठे दिन तेजी यानी कि तेजी का लगा है सिक्सर और शेयर पहुंच गया है रिकॉर्ड ऊंचाई पर। देखिए, जो त्योहारी सीजन बीता है आयशर के लिए काफ़ी अच्छा रहा है और इसके बाद जो जीएसटी का सरकार ने जो तोहफा दिया रेट रैशनलाइजेशन करके, वो भी काफ़ी फायदेमंद रहा है क्योंकि 350 सीसी से कम की जो बाइक्स हैं उनकी बिक्री बढ़ी है क्योंकि दाम काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं और आयशर को बड़ा बेनिफिट उसका मिला है। लेकिन 2025 में शेयर भाव लगभग हम देख रहे हैं कि 1.5 गुना हो गया है। 48% का उछाल हमें इस साल में दिखा है भाव में। और अगर हम ऑटो इंडेक्स से अगर हम तुलना करें तो इंडेक्स को आयशर ने पछाड़ा है। 17% इस साल ऑटो इंडेक्स चला है, लेकिन आयशर में 48% का उछाल, सेंसेक्स में 8% का उछाल। तो सेंसेक्स से डबल ऑटो इंडेक्स में, और ऑटो इंडेक्स से लगभग 3 गुना रिटर्न हमने दिखा है कि आयशर मोटर्स ने कमा के दिया है। क्या ट्रिगर्स रहे हैं? ट्रिगर्स आप देख लीजिए। दूसरी तिमाही के नतीजे जो आए हैं मजबूत आए हैं। आय 45% बढ़ी और हमने देखा कि मुनाफे में करीब 25% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। फेस्टिव सीजन शानदार बीता है और मांग के साथ साथ जो बुकिंग्स रही हैं वो भी हमने देखा कि रिकॉर्ड्स बनते हुए हमने देखे हैं। जीएसटी का फायदा मिला। इसके अलावा मेटियोर, क्लासिक और हंटर जैसे इनके जो पॉपुलर मॉडल्स हैं उनको कंपनी ने अपग्रेड किया है, नए लुक्स में उतारा और उसका बेनिफिट भी कंपनी को हमें मिलते हुए दिखा है। एक बड़ा ट्रिगर जो शायद कंपनी के लिए आगे और बड़े टेलविंड का काम करे वो ये है कि इनका जो ईवी प्लेटफॉर्म है रॉयल एनफील्ड का, फ्लाइंग फ्ली जो इसका उन्होंने नाम रखा है, उसको लेकर मजबूत ग्लोबल इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। भारत में उन्होंने इस बाइक को शोकेस कर दिया है और अगले साल उसको लॉन्च करने की योजना है। देखते हैं कि आगे किस तरह का रिस्पांस मिलता है, लेकिन उत्साह उसको लेकर काफी ज्यादा है क्योंकि लुक्स वगैरह आप काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं उस बाइक के। इस साल अगर हम शेयरों की चाल की बात करें तो आप बाकी टू व्हीलर स्टॉक से तुलना कर लीजिए। हीरो मोटो हो गया, बजाज ऑटो या फिर टीवीएस मोटर, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर रिटर्न आयशर मोटर्स ने जनरेट करके दिए हैं। लेकिन वैल्यूएशंस थोड़े से हम देख रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़े एलिवेटेड दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ पी की बात करें, टीटीएम पी की, तो वो 39x है आयशर का, जबकि ऑटो इंडस्ट्री का 34x है। हीरो मोटो थोड़ा सा आपको फेयरली वैल्यूड दिखाई देगा, लेकिन टीवीएस मोटर महंगा है और बजाज ऑटो हालांकि शेयर चला नहीं है तो इसमें वैल्यूएशन का कंफर्ट अभी है। लेकिन ग्रोथ अच्छी है आयशर मोटर की और आज हम देख रहे हैं कि लगातार छठे सत्र में तेजी के साथ नया रिकॉर्ड ये शेयर बना रहा है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई आयशर मोटर्स पे, और इसी लिहाज से ज़रा अब हम ऑटो पॉकेट को भी अपने रडार पर लेकर आएंगे। और राजेश जी, मैं आपके पास आऊँगा, हमें बताइए सबसे पहले तो आयशर मोटर्स को भी अपने रडार पर ले आइए, उसके अलावा पूरे ऑटो पॉकेट को एनालाइज कीजिए। मतलब मिला जुला है, मतलब कुछ दिग्गज चल रहे हैं, कहीं पर करेक्शन है? देखिए प्रशांत जी, डेफिनेटली आयशर मोटर्स काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। जुलाई में ये कहीं ना कहीं एक 5200 के आसपास का ट्रेड कर रहा था और एक शानदार रैली देखने को मिली है। लास्ट 1 मंथ से कंसोलिडेट कर रहा था, उस कंसोलिडेट को ब्रेक करके एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो पॉसिबली ये जो अप मूव है 7600 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। जो ब्रेकआउट लेवल है अराउंड 7000 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करे, तो कोई भी डिप आता है तो 7000 के आसपास बाय करना चाहिए। एंड यहाँ से पोजिशनली 7600 से 7700 के लग जो है आयशर मोटर्स में रख सकते हैं। बिल्कुल, तो आयशर मोटर्स पर ये सलाह है राजेश जी की। लेकिन अगले लाइव कॉलर को अपने साथ जोड़ लेते हैं। राजेंद्र गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार राजेंद्र जी, बताइए कौन सा सवाल है आज आपका? नमस्कार मैडम, मेरे 2 सवाल हैं, आप दोनों लेना तो बड़ी मेहरबानी होगी।
जी जी बताइए। एक तो आईडीबीआई बैंक है 500 शेयर 106 के हिसाब से। जी 2 शेयर है मैडम। आईडीबीआई बैंक 500 106 के हिसाब से। एक यूनिकॉमर्स है 600 शेयर 135। ओके ठीक है। तो यूनिकॉमर्स। जी बिल्कुल, तो आईडीबीआई बैंक के आपके पास 500 शेयर्स हैं 106 रुपए के भाव से। तो अगर आईडीबीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पर एक साल में तो हालांकि 25% की तेजी है, लेकिन जो इसका लेवल है 105 106 के आसपास, ये वहाँ से बार बार नीचे फिसलता हुआ, और इनका लेवल भी वही है राजेश जी, जो 52 वीक हाई भी है इस शेयर का। आप बताइए, काफ़ी ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी है, और कैसे क्या रणनीति सुझाएंगे आप इनको इस शेयर के लिए? देखिए डेफिनेटली आपने बहुत ही करेक्टली हाईलाइट किया। लास्ट 14 ईयर्स से अगर आप देखें तो स्टॉक जो है अराउंड 103 104 के पास रेंज में आता है, एंड वहां से कहीं ना कहीं फिजल आउट हो रहा है। लास्ट मंथ हमने देखा था कि हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग देखने को मिला था आईडी बैंक में। तो कहीं ना कहीं एक बायस पॉजिटिव बन रहा है, एंड यहाँ पे वेट कर रहे एक मोमेंटम का जो 105 के ऊपर दिखेगा। जैसे ही ये 105 के ऊपर सस्टेन क्लोज होता है तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जहाँ से पॉसिबली स्टॉक जो है 135 टू 150 एक बड़ा लक्ष्य देखने को मिल सकता है। तो अभी बायस पॉजिटिव है। नीचे में अगर आप देखें तो 90 से 88 के आसपास का सपोर्ट है। बायस पॉजिटिव है, 105 के ऊपर सस्टेन करे तो इसके स्टॉक में एक शानदार आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए, तो ये है राय आपको आईडीबीआई बैंक पर मिलती हुई। अगले दर्शक को जोड़ते हैं, विमल मेहरा जी हमारे साथ हैं। विमल जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मुंबई से। पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। या मेरा सवाल था BHEL पे भेल पे। मेरे पास 270 प्राइस पे 900 क्वांटिटी है, तो मुझे जानना था कि मैं इसमें बना रहा हूँ या कोई एक स्पेसिफिक टारगेट। मेरा वैसे लॉन्ग टर्म व्यू है, और साथ में मुझे जानना था कि ये लेवल पे बजाज फाइनेंस राइट टाइम टू एंट्री है क्या? मेरे ये 2 क्वेश्चन थे। थैंक यू। चलिए, भेल का एक बार लेवल बता दीजिए, क्योंकि आपने हमें जो सवाल भेजा उसमें 230 भेला है, तो 230 का भाव है या 270 का? 270 पे 900 क्वांटिटी। ठीक है। तो भेल 270 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है राजेश जी। और इसके अलावा बजाज फाइनेंस में एंट्री के मौके ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर एंट्री की जा सकती है। तो भेल पे पहले राय दीजिए, उसके बाद बजाज फाइनेंस पे। प्रशांत जी, भेल का जब वीकली चार्ट देखे तो लास्ट 2-3 महीने से काफी अच्छा एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला है, एंड 270 के पास ही इस स्टॉक में एक काफी एक अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो बायस पॉजिटिव है। स्टॉक्स जो है यहाँ से 300 से 310 के लेवल्स तक जो इसके प्रीवियस हाई थे वहां तक रिटेस्ट कर सकते हैं। एंड जिस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन है, कोई भी डिप आता है तो डिप में जो ब्रेकआउट लेवल है अराउंड 270 का, तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। इनका जो दूसरा काउंटर है वो है बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस लास्ट 1 मंथ से जो है एक करेक्शन मोड में है, बट इसका अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो पॉजिटिव है। नियर टर्म में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग सा दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म में कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट करे, बट नीचे में अगर आप देखें तो 960 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है, वहां से बाइंग कर सकते हैं पॉसिबली फॉर द टारगेट्स ऑफ 1100 टू 1200। बट अभी फिलहाल के थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मोमेंटम नेगेटिव है, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ओके, तो BEL पर ये राय है राजेश जी की ओर से आती हुई। लेकिन कुछ सवालों को YouTube से भी शामिल कर लेते हैं। YouTube पर लाल बहादुर ने सवाल पूछा है। टाटा मोटर्स PV है इनके पास, 327 की क्वांटिटी है और 582 शेयर्स हैं इनके पास। टाटा मोटर्स डिमर्जर के बाद शेयर पर क्या रणनीति सुझाएंगे आप? देखिए, हमने जैसे हाईलाइट किया कि ऑटो स्पेस में एक काफ़ी एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे, बट इससे टाटा मोटर्स काफ़ी टोटली विपरीत चल रहा है। कॉर्पोरेट एक्शन के बाद भी एक फर्दर सेल ऑफ देखने को मिला है टाटा मोटर्स PV में। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी भी जो मोमेंटम है वो नेगेटिव साइड पे ही है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखें स्टॉक अगर 350 के जोन में आता है, 345 टू 350 के आसपास,
तो वहां से हमने देखा था कि अप्रैल मंथ में काफी एक अच्छा बाउंस बैक आया था। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, बट 345 350 जोन में आता है तो वहां पे लॉन्ग टर्म के नजरिए से ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऑटो स्पेस और टाटा मोटर्स पर ये रणनीति है राजेश जी की तरफ से, लेकिन यहाँ पर एक वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से आ रहे हैं। अगले कॉलर को जोड़ते हैं अपने साथ। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। राजेंद्र गुप्ता, न्यू दिल्ली। राजेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। एक तो सर मेरे पास DLF है 200 एट द रेट ऑफ 900, ओके। और दूसरा है सर ये वेदांता 200 525। वेदांता आपने 525 पे लिया है ना? हाँ जी, 200। ठीक है, वेदांता 900 पे है। ठीक है। 900 पे DLF और वेदांता जो है वो 525 के भाव पे। हाँ। कितना समय देना चाहते हैं आप? ये तो सर आप बताओ, जब कितना समझ लेना चाहिए। चलिए ठीक है। राजेश जी, समय का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि नुकसान में है तो ज़रा बताइए, वेदांता और DLF दोनों पर राय दीजिए। DLF में इनकी 900 की बाइंग है और वेदांता में इन्होंने 525 के भाव पे खरीदारी की है। प्रशांत जी, रियल एस्टेट स्टॉक्स में कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाई दे रही है। कोई भी जो बाउंस आ रहा है तो बाउंस में सस्टेन नहीं हो पा रहा है, और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि फर्दर जो है डिप देखने को मिल सकता है, जहाँ पे DLF जो है अराउंड 620 टू 650 के लेवल जो है वो रिटेस्ट कर सकता है। अभी ये जो लेवल से काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी क्रूशल हायर बॉटम स्ट्रक्चर भी है और मूविंग एवरेजेस भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रणनीति थोड़ा सा वीक ही रहेगा, बट 650 के आसपास आता है तो वहाँ पे ऐड करने की सलाह होगी। एंड वहाँ से स्टॉक रिबाउंड होता है तो पॉसिबली 850 टू 880 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। काफ़ी सिलेक्टिव काउंटर्स में मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है। जो अच्छे काउंटर्स हैं उन्हें लोअर लेवल्स पे ऐड करना चाहिए। दूसरा जो काउंटर इन्होंने पूछा है वो है वेदांता। देखिए, वेदांता का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहा है। लास्ट एक वीक में डेफिनेटली प्राइस करेक्शन देखने को मिला, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखें तो वीकली और मंथली चार्ट्स में ब्रेकआउट ऑलरेडी है। तो पॉसिबली यहाँ से वेदांता जो है 550 560 लेवल्स देखने को मिल सकता है। नीचे में 470 460 के आसपास का काफी अच्छा बेस है, वहां पे इनफैक्ट आता है तो फ्रेश एंट्री भी किया जा सकता है। बिल्कुल। तो वेदांता पर ये सलाह राजेश जी की ओर से आती हुई, लेकिन स्वप्निल एक हमारे वो हैं दर्शक हैं, उन्होंने सवाल पूछा है यूट्यूब पर। वोडा आइडिया इनके पास है 200 शेयर्स, 8 रुपये 81 पैसे की इनकी खरीदारी है। पिछले 5 दिनों से देखें तो वोडाफोन आइडिया एक प्रेशर झेल रहा है। 7 से 8% का डाउन साइड यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन एक महीने में अच्छी खासी तेज़ी जो है वो स्टॉक ने दिखाई थी। राजेश जी, क्या सलाह होगी? वोडाफोन आइडिया में कई सारे लोग हैं वो ऊपरी स्तर पर फंसे हुए हैं, कई जो है वो हाल ही की जो तेजी है उस पर खरीदारी करना चाहते हैं। अब अभी आपको कैसा लगता है शेयर, क्या रणनीति होगी आपके लिए, क्योंकि नतीजे भी अच्छे ही आए थे शेयर्स के? देखिए, ये एक ऐसा काउंटर है जब भी कुछ चर्चों में रहता है तो एक अच्छा खासा बाउंस आता है, बट हाई लेवल्स पे फिजल आउट होता है। लकीली इन्होंने लोअर लेवल्स पे बाय किया है एंड अभी भी प्रॉफिट में है। अभी जो इसका मोमेंटम है अगर आप देखें तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है टेक्निकली, एंड पॉसिबली 10:30 11 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट ये ऐसा काउंटर है कि इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सपोर्ट जोन सा बन रहा है अराउंड 9.5 लेवल के आसपास, तो इनके बाइंग जोन के ऊपर रहेगा। तो 9.5 का स्टॉप लॉस रखिए एंड इस रैली को जो है राइड कीजिए 10:30 से 11:30 तक। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखे 9.5 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये है राय वोडाफोन आइडिया पे आपको मिलती हुई। विकास नाहर को जोड़ते हैं अपने साथ, हमारे अगले दर्शक। विकास जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? विकास, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है कुछ तकनीकी खामी है। विकास, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन पा रहे हैं सर। जी जी, पूछिए अपना सवाल। सर 44 बाइंग ट्रेड एंड शेयर 1000 शेयर है सर, 44 के बाइंग से। अच्छा,
120 का रखना चाहिए या कौन सा तभी एक 40 में कुछ एग्जिट करके वापस दूसरे मोमेंटम के लिए देखना चाहिए? चलिए, काफ़ी ऊपरी स्तरों की खरीदारी है इनकी। राजेश जी, ट्राइडेंट पे ज़रा फटाफट से राय दीजिए। 44 रुपये, 44 रुपीज़ पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 15,850 रुपये का फिलहाल नुकसान इनको होता हुआ। क्या रणनीति रखी जाए? एवरेज के बारे में भी जानकारी चाह रहे हैं, या आपको लगता है कहीं और जो है वो लॉस बुक करके पैसे लगाना ठीक होगा? प्रशांत जी, अभी फिलहाल होल्ड रख सकते हैं। 27 के आसपास स्टॉक के लिए जो है काफी अच्छा बेस बन रहा है, तो होल्ड रखना चाहिए। ऊपर में एक लेवल है अराउंड 29 क्या, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। पॉसिबली फिर वहां से 32 से 33 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 29 क्रॉस होता है तो मोमेंटम के हिसाब से ऐड कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 33। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई ट्राइडेंट पे फिलहाल होल्ड करने की सलाह, और थोड़ा सा आपको रणनीति उस हिसाब से बनानी है। चलिए, इन सब के बीच में शुक्रिया करेंगे राजेश जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय देने के लिए, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल यो स्टॉक में मुझे और रक्षा को आप इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार एक ख़ास शो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर आपको कमाई के मौके बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी रिकवरी के इंतजार में ऊपरी स्तरों पर किसी शेयर में फंसे हुए हैं, तो आपके लिए ये शो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। बस थोड़ी देर में। नमस्कार। तो योर स्टॉक यानी आपका शो, जहां आप पूछते हैं सवाल और हम हमारे दिग्गज एक्सपर्ट से उसके जवाब ले लेते हैं। शो में सवाल पूछने का तरीका काफ़ी आसान है। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर कॉल करके, एसएमएस करके, व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल पर देख रहे हैं तो वहां पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम यूट्यूब से भी प्रश्नों को शामिल करते हैं। लेकिन अगर बाजार की बात की जाए तो बाजार में अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही थी। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, लेकिन वो तेजी कहीं ना कहीं छूटती हुई। निफ्टी की बात करें तो करीब 80 अंक फिसल चुका है ऊपरी स्तर से और फ्लैट कारोबार कर रहा है 26,070 के लेवल के पास। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर जो है वो आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। 330 अंकों की मजबूती और 59,200 के लेवल को इंटैक्ट रखता हुआ यहाँ पर बैंक निफ्टी। बात करें अगर गेनर्स की, तो आज आईटी शेयरों से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और ब्रोकरेजेस का भरोसा आईटी पर कायम हो गया है। भरोसा बढ़ने की वजह से, रेटिंग अपग्रेड होने की वजह से जो है आईटी शेयरों में अच्छी खासी तेजी। टेक महिंद्रा की बात करें तो करीब 3% तक का अपसाइड और निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। आइशर देखिए, यहाँ पर ऑटो में भी अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिल रही है। आइशर भी यहाँ पर 2% तक मजबूत। विप्रो में 1.5% की तेजी। अगर लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर जो डिफेंस काउंटर है वहां से कहीं ना कहीं जो दबाव है वो आता हुआ। बीईएल की बात करें तो यहाँ पर 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। एचएएल में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो बाजार में अगर देखें तो ओवरऑल सपाट कारोबार कह सकते हैं निफ्टी में। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अगर हमें मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप में खरीदारी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही थी सुबह से, लेकिन अब देखें तो यहाँ पर एक डाउन साइड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। करीब 60 अंक कमजोर मिड कैप इंडेक्स और 60,200 के करीब इस वक्त कारोबार करता हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है और सुबह सपाट कारोबार कर रहा था, लेकिन फिलहाल देखें तो 75 अंकों की गिरावट और 17,771 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार बंद होने के बाद आज MSCI ग्लोबल इंडेक्स में बड़े बदलाव लागू होंगे, जिनमें 4 नई कंपनियां शामिल होने वाली हैं। लेकिन टाटा एल्क्सी और कॉनकोर जो है वो इस इंडेक्स से बाहर होने वाली है। पूरी डिटेल्स जान लेते हैं हमारी सहयोगी मिताली जैन से। बताइए मिताली, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं आज?
जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो नवंबर 2025 का रिव्यू था उसके तहत MSCI इंडेक्स से करीबन 4 स्टॉक्स जो है वो इंक्लूड होने वाले हैं और 2 स्टॉक्स एक्सक्लूड होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम वेटेज जानते हैं। यहाँ पे इस इंक्लूजन के बाद देखा गया है कि 15.6% का वेट हो गया है अब इंडिया का MSCI ग्लोबल इंडेक्स में, जो कि पहले करीबन 15.5 15.5% था। और जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो स्टॉक्स की भागीदारी है, वो भी बढ़कर अब 163 पे आ गई है, जो पहले 161 के आसपास थी। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से शेयर्स यहाँ पे आपको यहाँ पे इंक्लूड होते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहला नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर, जिसका इनफ्लो माना जा रहा है करीबन $436 मिलियन का, कि यहाँ से आपको इनफ्लो आता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही पेटीएम की बात करें तो इसमें भी करीबन $440 मिलियन का एस्टिमेटेड इनफ्लो बताया जा रहा है। जी वर्नोवा TND इंडिया भी शामिल होने वाला है इंडेक्स में, और इसमें करीबन 351 मिलियन का इनफ्लो आता हुआ नजर आ सकता है। और चौथा स्टॉक है सीमेंस एनर्जी इंडिया। यहाँ पे जो इनफ्लो एक्सपेक्टेड है वो है करीबन $252 मिलियन का। अब बात कर लेते हैं एक्सक्लूजन की, कि कौन कौन से 2 शेयर्स हैं जो यहाँ से एक्सक्लूड होते हुए नजर आएंगे। तो पहला नाम है टाटा एलेक्सी का, और यहाँ से आप करीबन $162 मिलियन का आउटफ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी एक स्टॉक है जो MSCI के इस इंडिया इंडेक्स से बाहर होने वाला है, और यहाँ से जो आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है वो है करीबन $146 मिलियन का। अब कुछ स्टॉक्स में हमने देखा है कि वेट अपग्रेड किया है MSCI ने, और उसमें नाम जो तमाम शामिल है वो है एशियन पेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, ल्यूपिन, SRF, सुजलॉन एनर्जी, येस बैंक, एल्केम लेबोरेटरीज और जुबिलेंट फूड वर्क्स। लेकिन दूसरी साइड पे कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जहां पे वेट कम होता हुआ नजर आया है, जिसमें इस लिस्ट में शामिल है संवर्धना मदरसन, डॉक्टर रेड्डी, RECL, जाइडस लाइफ साइंसेस, कोलगेट पाल्मोलिव और भारत फूड्स। तो ये थी पूरी लिस्ट, कहाँ कहाँ इंक्लूजन हुआ है, कहाँ एक्सक्लूजन, कहाँ वेट अपग्रेड है और कहाँ वेट डाउन। और ये सब जो चेंजेस है ये लागू होंगे मार्केट आज जो मार्केट बंद होगा उसके बाद से। बिल्कुल मिताली, तो आज से ये बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं, जिसमें अगर बात करें जो कंपनियां बाहर होने वाली हैं वो टाटा एलेक्सी और यहाँ पर कॉनकॉर हैं। जो कंपनियां शामिल होने वाली हैं उनकी बात करें तो वो यहाँ पर पेटीएम, जी और भी 2 कंपनियां और हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवालों का सिलसिला। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब आप जुड़ चुके हैं हमारे खास सेगमेंट मेरा भाव कब आएगा के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रक्षा रावत। और इस शो में, इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आखिर अगर आप ऊपरी स्तरों पर किसी स्टॉक में फंस गए हैं या किसी सेक्टर पर जो है वो आपका पोर्टफोलियो जो है वो ऊपरी स्तरों पर अटका हुआ है और लगातार कमजोर रिटर्न की मार उस पर पड़ रही है, तो आपको करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है। आखिर दिग्गज शेयरों के साथ भी तो ये स्थितियां आती ही आती हैं, तो आमतौर पर जब इस तरह की स्थितियां हों तो करना क्या है, ये आपको हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आज रणनीति बताएंगे। इस पूरे शो में हम आपको टॉप रिकमेंडेशंस भी देंगे और इसके साथ ही बताएंगे कि आखिर जब इस तरह का तजुर्बा हो जहां पर ऊपरी स्तरों पर लंबे समय तक कोई फंस जाए किसी स्टॉक में, तो क्या रणनीति आगे लेकर चलनी चाहिए, और इसके साथ ही स्टांस में वक्त वक्त पर किस तरह से खुद के पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। और आज आपके इस मतलब सवाल पे मेरा भाव कब आएगा, जी हाँ, आप हमेशा पूछते हैं ना कि साहब मैंने इस भाव पे ये स्टॉक लिया है और अब इस भाव में कहीं ना कहीं मुश्किलें आ रही हैं, तो ये रिकवरी कब तक आएगी, कब तक मेरा भाव आएगा, या नुकसान मेरा कहां तक कम हो सकता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज मिलेंगे। हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से अविनाश गोरक्षकर साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, अच्छा लग रहा है इस बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट में आपको जोड़ते हुए। तो सबसे पहले तो गुरु मंत्र दीजिए, ये जो ऊपरी स्तरों पर अक्सर निवेशक फंस जाते हैं और अक्सर पोर्टफोलियो में कई बार कोई कोई सेक्टर भी ऐसा होता है जो पूरा खेल खराब कर देता है, तो किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कितना समय देना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लॉन्ग टर्म बात तो करते हैं, लेकिन कई बार बड़े लंबी अवधि तक अगर आप किसी पोर्टफोलियो को ठीक तरीके से रिव्यू ना करें तो नुकसान का दायरा या एक दायरे में फंसे रहने का जो पूरा सिस्टम है वो लगातार चलता रहता है।
मैं आई थिंक प्रशांत, ये जो आपका थीम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रैक्टिकल सेंस में देखिए, अगर आप रिटर्न कमा नहीं पाते तो बेसिकली लोगों का जो इंटरेस्ट होता है स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा कम हो जाता है। मेरा तो यही मानना है कि देखिए, आप फंडामेंटल अप्रोच अगर लेते भी हो तो आई थिंक यू नीड टू बुक आउट प्रॉफिट्स एट अ रेगुलर इंटरवल। हम कहते हैं ना कि अगर मान के चले 50 रुपए का स्टॉक अगर 75 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, तो हम तो हमारे क्लाइंटों को ये कहते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट तो बुक कर लीजिए, अपना कैपिटल रिकवर कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मली अभी कैसा मार्केट हो चुका है कि शेयर बाजार में साइकिल चलती है, 3-4 महीना या 6 महीना एक थीम चलती है, उसके बाद दूसरी थीम चलती है। क्या होता है कि पुराना शेयर जो होता है उसमें इंटरेस्ट निकल जाते हैं और वापस बिकवाली का प्रेशर आता है, तो इसके बीच में क्वार्टरली नंबर्स आते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है। तो मेरा तो एक सिंपल फंडामेंटल गुरु मंत्र रूल है कि जब भी आपको थोड़ा सा पैसा बनाने का मौका मिलता है, एटलीस्ट 25-30% आपको अपसाइड मिलता है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ट्राई टू रिड्यूस योर एवरेज कॉस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसके बाद एक सिंपल सी बात है कि आपको कैपिटल जितना आपका कॉस्ट कम करना है वो आपको करिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगी। अगर बाजार गिरता भी है तो यू आर सेफ दैट भाई आपने 50% शेयर्स में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया है, बैलेंस 50% तो आपके काफी सस्ते के एक्विजिशन वाले शेयर्स है। तो इस तरीके से यू कैन राइड द ट्रेंड एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर कैपिटल। जी बिल्कुल। अविनाश जी, ये बताइए कि ये जो शेयर्स हैं इनमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का सिस्टम क्या है? कब पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, हमारा तो थंब रूल है कि नॉर्मली 20-25% अगर शेयर कोई बढ़ता है तो एटलीस्ट एक 10%, 15% जो होल्डिंग है वो आप निकाल लीजिए। पूरा क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान के चलिए कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आगे की कमेंट्री मैनेजमेंट की अच्छी है, तो डेफिनेटली आगे भी स्टॉक चलेगा। लेकिन हमने नॉर्मली देखा है क्या है कि स्टॉक एक पीक लेवल तक जाता है, उसके बाद वापस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो आई वुड से दैट 10-15% आपका जो भी पोर्टफोलियो का साइज है उसमें से स्लाइसिंग करके थोड़ा सा प्रॉफिट निकालिए, और ये कम से कम इट शुड नॉट बी वन टाइम। मेरे ख्याल से अगर शेयर और 25% बढ़ गया तो वापस 10-15% निकालिए। तो इससे क्या होगा कि आपका कैश फ्लो भी बनेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल नॉट बी लेफ्ट लुकिंग ओनली एट पेपर प्रॉफिट्स। रिटेल निवेशकों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ पेपर प्रॉफिट देखते हैं, वो कैश फ्लो कभी कन्वर्ट ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये बैक टू बेसिक्स वाला जो हमारा ये शो है, उसकी तमाम बातें अगर आपने मिस भी कर दी हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इतनी अहम बातें अविनाश जी बता रहे हैं और इनमें सारी चीज़ें तो नोट डाउन करना इतने कम समय में आसान नहीं है, तो घबराइए मत। ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है वो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, वहाँ से आप रिविजिट कर सकते हैं। चलिए, अब ग्राफिक्स के रूप में आपको दिखाते हैं, और आप देख भी रहे होंगे कि 50 वीक टू वीक हाई से जो करेक्शन है, गिरावट जो है, वो किन किन दिग्गजों में नजर आ रही है। तो आप देखिए, तेजस नेटवर्क का आपने 52 हफ्ते की ऊंचाई से लगभग 63.5% टूटा हुआ है। एसकेएफ देखिए लगभग 62%, प्राज इंडस्ट्रीज में भी लगभग 62% का यहां पर करेक्शन अपने 52 वीक हाई से नजर आ रहा है। सीमेंस में लगभग 60%, वेदांता में देखें, वेदांत फैशन में देखें तो लगभग 59% से ज्यादा का करेक्शन है। ओला इलेक्ट्रिक, मतलब ओला इलेक्ट्रिक तो अपने आप में एक केस है, जिस तरह से हमने देखा 59% अपने 52 वीक हाई से नीचे। और इसके अलावा कोहेंस लाइफ साइंसेज, ये तमाम स्टॉक हैं। तो अविनाश जी, ये जो नाम मैंने लिए इनमें मैं स्टर्लिंग एंड विल्सन, केएनआर कंस्ट्रक्शन, जिंदल सॉ, इन सबको भी जोड़ूंगा। दिग्गजों की भी पिटाई हुई है, दिग्गज भी कहीं ना कहीं इस गिरावट का शिकार हुए हैं। तो ऐसे में कहीं लग रहा है कि इन दिग्गजों में कहीं दांव लगाया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं शेयर बताने के पहले आपको यही बताऊंगा कि जिन लोगों ने शेयर्स बेचे ही नहीं है उनको बहुत दुख होता होगा, क्योंकि अभी ऊपरी लेवल से ये स्टॉक करेक्ट हो चुके हैं। हालांकि ऑल दीज कंपनीज आर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। तो नॉर्मली यही होता है रिटेल निवेशकों का कि ये बेचते ही नहीं, और अल्टीमेटली जब नीचे आते हैं तब वो परेशान होते हैं। तो मेरा तो मानना है कि देखिए, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड नॉन इमोशनल व्हेन यू वांट टू बुक आउट सम प्रॉफिट्स आउट ऑफ योर शेयर्स। अनलेस दैट इज डन, पैसा बनेगा नहीं, क्योंकि ये मार्केट ही ऐसा है। आप अगर 5 साल का व्यू लेके काम करोगे तो पैसा बनेगा नहीं। आपको कम से कम एवरी 2 इयर्स के टाइम फ्रेम में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन तो इंपॉर्टेंट है, बट इंटरमीडिएट सेल ऑफ इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अभी ये शेयर जो आपने मेरे को बताया उसमें से एसकेएफ और प्राज इंडस्ट्रीज मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग बेट्स होंगे। देखिए, तेजस नेटवर्क में भी अगर आप जानते हो तो टाटा ने अभी यहाँ पे स्टेक लिया है। तो
if you look at the 5G rollout which is going to happen, plus जिस प्रकार का एक्सपेंडिचर आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं कि कोई दूसरी कंपनी ऐसी नहीं है तेजस नेटवर्क के मुकाबले में अच्छा प्राइसिंग दे, अच्छा प्रोडक्ट दे। तो अगला 1.5-2 साल तो अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा पेन अगर आप सहने की ताकत रखते हो, एटलीस्ट 1 और 2 क्वार्टर्स, तेजस नेटवर्क कैन मेक गुड मनी। अगेन एसकेएफ जो कंट्री का सबसे बड़ा बॉल बेरिंग मैन्युफैक्चरर है, अभी ऑटो में अगर ग्रोथ आता है जीएसटी कट्स के बाद, तो बेरिंग की कंजम्पशन तो जरूर बढ़ेगी, ओईएम सेल्स बढ़ेगी, और एमएनसी कंपनी है तो डेफिनेटली बाउंस बैक करेगी। प्राज इंडस्ट्रीज की मैं अगर बात करूं तो कंट्री का सबसे बड़ा एथेनॉल मैन्युफैक्चरर है। एथेनॉल का जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर प्लान किया है, देखिए ऑलरेडी क्रूड के प्राइसेस सॉफ्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट एथेनॉल पे आया है, बट गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट एथेनॉल इन अ बिग वे। तो दो तीन शेयर जो ये है, यहाँ पे अगर आपको लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है तो आप एटलीस्ट एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप यहाँ पे एलोकेट कर सकते हो, क्योंकि जब बाउंस बैक आएगा तो मुझे लगता है कि शायद जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में आपको दिखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस इज इंप्रूविंग, वॉल्यूम इज इंप्रूविंग, एंड ऑब्वियसली दीज आर ऑल वेरी गुड मैनेजमेंट्स। इनके मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मैनेजमेंट है जिसने डिलीवर नहीं किया है। तो थोड़ा समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। हालांकि ऊपरी लेवल से ये गिरे हैं, तो आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है कि इसमें जल्दी अपसाइड नहीं मिलेगा, बट अगर आपको अभी खरीदेंगे तो आपको सस्ते भाव में अच्छा बिजनेस मिल रहा है। चलिए, तो याद रखिए 3 अहम स्टॉक इस जो कि करेक्शन का शिकार हुए हैं और जहां पर कहीं ना कहीं एक रिकवरी बहुत बेहतर तरीके से नजर आ सकती है, वो है एसकेएफ, प्राज इंडस्ट्रीज और तेजस। अविनाश जी की राय में, अविनाश जी, ये जो आप बात कह भी रहे थे कि जाहिर सी बात है कि एक टेंडेंसी बन जाती है रिटेल इन्वेस्टर की कि वो कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पर खरीदारी कर लेते हैं, कब निकलना है ये नहीं सोच पाते हैं। उसके अलावा चूंकि ये बड़ी अहम चर्चा हो रही है, क्या बेसिक फंडामेंटल वक्त वक्त पे चेक करने चाहिए? मतलब कुछ बातें तो आपने बताई, लेकिन अगर मैं मानता हूं कि ये शो जो देख रहे होंगे उसमें बहुत ज्यादा नए लोग होंगे जो ये तजुर्बा पहली बार कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह होगी? किसी कंपनी के फंडामेंटल्स और बाकी पहलू में किन बातों को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो देखिए, कोई भी स्टॉक में एंट्री करने के पहले आपको देखना है कि उस स्टॉक का प्राइस परफॉर्मेंस क्या है। अगर वो शेयर ऑलरेडी 2 गुना 5 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है और उसके बाद आप एंटर करते हो, तो आपको अल्फा बनाने का मौका मिलेगा ही नहीं। हम एनालिस्ट है तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कंपनीज में एंटर करें जो नॉन ग्लैमरस है, नॉन फैशनेबल है, जो कोई बात नहीं करता है। तो ऐसे जगह पे आपको पहले नजर रखनी है, और ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपको मिलते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मिलता है, तो थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। देखिए प्रशांत, प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को मेहनत करनी नहीं है, उनको जल्दी जल्दी काम करके पैसा लगाना है। अगर आईपीओ की भी बात करें तो मैं समझता हूँ कि काफी लोग ऐसे हैं जो बेसिक प्रोस्पेक्टस पढ़ते नहीं है, वो जानते नहीं कंपनी क्या करती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो थोड़ा बहुत होमवर्क आपको करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि फ्रैंकली स्पीकिंग जो चर्चे में नहीं है शेयर, पहले उसके ऊपर फोकस करिए। और जो ब्लू चिप कंपनी है, जैसे ऊपर लेवल से आपने जो बताई जो नीचे गिरी है, आपको मेरे ख्याल से देखना है कि उसका प्राइस एक्शन पिछले 6-12 महीने में कैसा है। अगर वो ऑलरेडी 5 गुना 10 गुना बढ़ी है, तो देन आपको कोई बड़ा गेन मिलेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स कम ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, वो क्विक गेन्स बनाने के लिए ही आते हैं। आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो ठीक है, बट अगर आपका नजरिया 3-6 महीना है, तो then there is no point in entering in these already kind of counters। तो पहले तो ये देख लीजिए। और दूसरा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए कंपनीज अपने कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, अपने एनालिस्ट मीट्स करती है, तो आजकल तो वो भी इंफॉर्मेशन सबको मुफ्त में अवेलेबल है। कॉन्फ्रेंस कॉल कोई भी लॉग इन करके अटेंड कर सकता है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करिए। उसका कॉन कॉल अगर आप अटेंड नहीं कर पाए तो उसका कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट मिलता है। देखिए ये सारी बातें इन्फॉर्मेशन ड्रिवन है, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा वो और भी पहले से अच्छा होगा। तो आई थिंक दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच आई थिंक द रिटेल इन्वेस्टर शुड डू, बट ये जरूरी है अगर, क्योंकि उनका ही हार्ड एंड पैसा है। बिल्कुल अविनाश जी, सही कह रहे हैं आप कि स्टॉक लेना ही एक काम नहीं होता है, बल्कि बीच बीच में फंडामेंटल्स भी चेक करने चाहिए। लेकिन अब नया साल आ रहा है, ट्रेड डील से भी काफ़ी अच्छी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। आप बताइए, आप अगले आने वाले समय के लिए कौन सी जो सेक्टर्स है, कौन सी थीम पर फोकस कर रहे हैं, कौन सी है आपकी टॉप पिक्स? देखिए मेरे ख्याल से टॉप पिक्स में तो हमको सरकारी बैंक्स पसंद है, और एक बैंक जो हमको काफी लगता है बहुत अंडर वैल्यूड है, प्लस यहाँ पे एक इवेंट ट्रिगर भी है, वो है आईडीबीआई बैंक। देखिए अभी खबरें तो आ रही है कि आईडीबीआई बैंक कोटक बैंक लेगा, अभी ये कंफर्म नहीं है, बट एक बात तो क्लियर है कि इस बैंक ने बहुत काम किया है। मेरे ख्याल से इनकी एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक हो चुकी है, प्लस पूरी तरह से बैंक प्राइवेट सेक्टर को बेची जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा।
थर्ड क्वार्टर नंबर ऑल्सो विल बी गुड। इनफैक्ट सेकंड क्वार्टर में भी नंबर्स प्रॉफिट के काफी अच्छे हैं। पिछले साल 7,600 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया था, तो मुझे लगता है कि 125-130 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। उसके बाद कौन सा बायर आता है, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनती है, वो आपको देखना पड़े। बट एट 100 रुपीज इट लुक्स टू बी वेरी अट्रैक्टिव, तो ये एक फर्स्ट हमारा चॉइस रहेगा। बिल्कुल, तो ये तो थी बैंक की बात, लेकिन आईटी और ऑटो सेक्टर से आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए, ऑटो में हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है। आपके चैनल पे हमने बहुत बार ये स्टॉक बताया, बट हमको अभी भी लगता है कि इस लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो डेफिनेटली जिस प्रकार की पोजीशनिंग इनकी यूवी सेक्टर में है, ट्रैक्टर सेक्टर में है, इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार में है, करीबन 4,000 का फर्स्ट टारगेट हो सकता है। बहुत ही वेल मैनेज ग्रुप है और महिंद्रा ने कोई भी जगह पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू किया नहीं है, तो आई थिंक दैट गोज अ बिग वे इन सेइंग दैट यहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी भी बहुत बढ़िया है। तो M&M डेफिनेटली अगर आप SIP मोड में भी खरीदे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके बाद इन ऑटो कंपोनेंट्स भी लाइक ये कंपनी है श्रीराम पिस्टन्स, ये भी हमारी आपके चैनल पे पहले बताई कंपनी है। करीबन 2560 2550 का रेट चल रहा है। मुझे लगता है कि जो भी ऑटो सेक्टर का ग्रोथ आएगा OEM सेक्टर में, रिप्लेसमेंट में, इंजन कंपोनेंट्स आर अ वेरी क्रिटिकल पार्ट, तो यहाँ पे कंपनी को काफी फायदा होगा। कंपनी बेसिकली पैसेंजर कार, ट्रैक्टर, यूवी सारे सेगमेंट्स को केटर करती है और करीबन 516 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था। इस साल करीबन 600-625 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ पे करीबन 2900 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। और फाइनली आईटी में हमको इन्फोसिस पसंद है। देखिए, बहुत लोग कहेंगे कि इन्फोसिस में रखा क्या है, बट आईटी में मुझे लगता है कि पूरी तरह से नेगेटिविटी अभी प्राइसेस में फैक्टर्ड इन है। 1550 1580 का रेट चल रहा है, अभी 1800 में बायबैक भी इन्होंने अनाउंस किया था। मुझे लगता है कि होपफुली इंडिया US ट्रेड डील होती है, जनवरी से ऑर्डर विन्स आते हैं, तो करीबन वापस 1700-1800 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली आपको इन्फोसिस में मिल सकता है, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और फाइनली रियल एस्टेट में हमको अनंतराज पसंद है। देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत यूनिक है। रियल एस्टेट बिजनेस तो करती है नॉर्थ इंडिया में, NCR रीजन में, बट इनका डेटा सेंटर का बहुत बड़ा बिजनेस है। स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी टूटा है, करीबन 650 पौने 700 रुपए में मेरे ख्याल से इन्होंने एक QIP भी किया था करीबन 4-5 मंथ्स बैक। तो इनके पास काफी बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और प्लस डेटा सेंटर बिजनेस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो ये भी मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया 12-15 महीना है तो यहाँ पे भी 675-680 का टारगेट प्राइस मिलेगा। तो ये सारे सेफ स्टॉक्स मैंने आपको बताए जो मुझे लगता है कि अगर कोई प्रॉपरली इन्वेस्ट करके होल्ड करता है 12-15 महीने के लिए तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। चलिए, तो अनंतराज, M&M, इसके अलावा श्रीराम पिस्टन्स, IDBI बैंक, इन्फोसिस, ये तमाम टॉपिक अविनाश जी की तरफ से। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा रहा आज शो। और मेरे ख्याल से ये जो बैक टू बेसिक्स हमने किया है ये बड़ा आवश्यक हो जाता है इस तरह के बाजार में जिनके बारे में लोगों को कई बार इस तरह का तजुर्बा कम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस खास सेगमेंट में मुझे और रक्षा को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार स्टॉक्स फटाफट लेकर आएंगी हमारी सहयोगी कविता। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।